हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है किसी भी हेल्थ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, चाहे कंपटीशन के रिगार्डिंग। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक को अपन डिटेल में और डीपली डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक टर्म को क्लियर करेंगे। टर्म का नाम है हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फ्रॉम नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब बार बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से हाई देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से कहीं ज़्यादा बार बार देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन की नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है, 140/90 mmHg। नॉर्मल वैल्यू तो नहीं है, बट नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। उन ड्रग्स का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यानी कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की टोटल 9 क्लासिफिकेशन है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की 9 क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमने एक बेहतरीन निमोनिक बनाया है। उस निमोनिक का नाम है डैडी अलाउ all alphas, betas and children to visit central library. I'll again repeat, daddy allow all alphas, betas and children to visit central library. यहाँ पर डैडी अलाउ कर रहा है सभी अल्फाज, बीटाज और बच्चों को कि वो सेंट्रल लाइब्रेरी को विजिट करेंगे। यहाँ पर ये जो वर्ड है डैडी अलाउ ऑल अल्फाज, बीटाज एंड चिल्ड्रंस, ये सब एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सी। डैडी स्टैंड्स फॉर डायरेटिक्स, अलाउड स्टैंड्स फॉर एसी इनहिबिटर्स या फिर कहे तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऑल स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन ब्लोकर, अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फा ब्लोकर, बीटा स्टैंड्स फॉर बीटा ब्लोकर एंड स्टैंड्स फॉर अल्फा एंड बीटा ब्लोकर, चिल्ड्रन स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लोकर, विजिट स्टैंड्स फॉर वेजोडाइलेटर्स, सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। तो ये था निमोनिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कितनी है, 9 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, जिसका हमने यहाँ पर निमोनिक के बारे में जाना है। अब हम बात करेंगे फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो टोटल 9 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, डायूरेटिक्स। इसके एग्जाम्पल है थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड और फ्यूरोसेमाइड। डायूरेटिक्स हम किस कंडीशन में दे रहे हैं, हाइपरटेंशन के अंदर। हाइपरटेंशन के अंदर हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं। तो हाइपरटेंशन क्यों दे रहे हैं, मतलब हाइपरटेंशन में हम डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हैं। हाइपरटेंशन में हम मानते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड हो जाने के कारण, बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड हो जाने के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो इसलिए हम बॉडी से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। यानी कि यूरिन के थ्रू जो एक्सेस फ्लूइड है वो पास आउट हो जाता है, जिसके कारण जो हाई ब्लड प्रेशर था वो अब नॉर्मल देखने को मिलता है, इसलिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट इज एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं, उस ड्रग का नाम है एसी इनहिबिटर्स के 3 एग्जांपल है। फर्स्ट वन दैट इज कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड फोसिनोप्रिल। थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। इसके एग्जांपल है लोसार्टेन, कैनिसार्टेन, टेलमिसार्टेन। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, या फिर इसी को ही दूसरे नाम से हम जानते हैं, ऑल्सो नोन एज अल्फा ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। फिफ्थ वन क्लासिफिकेशन दैट इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ऑल्सो नोन एज बीटा ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। सिक्स वन क्लासिफिकेशन दैट इज अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। इसके एग्जांपल लाबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल। सेवन क्लासिफिकेशन दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ड्रग्स क्या करती है, जो कैल्शियम का चैनल होता है उसको ब्लॉक करती है, ताकि वो कैल्शियम सेल के अंदर एंटर ना कर सके। अगर कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल के अंदर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सेल के अंदर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो
क्या होगा, हार्ट की मायोकार्डियम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा फ्लूइड आउट होगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये जो मायोकार्डियम है और नॉर्मल जितनी भी स्मूथ मसल्स उनको रिलैक्स करने के लिए हम क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर, ताकि वो कम से कम काम करे और कम से कम हार्ट के ऊपर लोड बढ़े और कम से कम कार्डियक आउटपुट हो और कम से कम क्या हो, ब्लड प्रेशर लो रहे एज कंपेरिजन टू हाई ब्लड प्रेशर। तो कैल्शियम चैनल ब्लोकर के एग्जांपल है निफेडिपिन, एमलोडिपिन एंड निकार्डिपिन। एट क्लासिफिकेशन दैट इज वेजोडाइलेटस, यानी कि वेजोडाइलेटस हम देते हैं तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। ओके, वेजोडाइलेट देते तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ओके, नाइट्रेट्स, मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नाइन्थ क्लासिफिकेशन दैट इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, इसके एग्जांपल क्लोनिडिन और मिथाइलडोपा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। जब सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। हार्ट रेट कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम किस कंपेरिजन में, जो हाई ब्लड प्रेशर था उससे तो क्या होगा, कम ही होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, क्लोनिडिन और मिथाइलडोपा। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियाजाइड डायूरेटिक्स, यानी कि हम डायूरेटिक्स कौन सी यूज ले रहे हैं, थियाजाइड डायूरेटिक्स। थियाजाइड डायूरेटिक्स आर द इनिबिशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिंपोर्ट। थियाजाइड डायूरेटिक क्या करती है, एक सोडियम और क्लोराइड चैनल होता है उसको ये इनहिबिट करती है। दे मेनली एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये जो थियाजाइड डायरेटिक्स है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है एंड स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, और सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को ये स्टिमुलेट करती है, यानी कि सोडियम आयन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब सोडियम आयन बॉडी से बाहर जाएगा तो इसके साथ इसका प्यारा सा दोस्त जो वाटर है वो भी इसके साथ बाहर जाएगा। सो वाटर इज एलिमिनेटेड आउट एंड डायरेटिक इफेक्ट अकर्स। जब वाटर बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा, जो हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, दैट इज डायरेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टोन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। अभी हम यहाँ पर कैल्शियम के रोल के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। जस्ट पॉइंट के अंदर कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्मूथ मसल्स की टोन को मेंटेन करता है और मायोकार्डियम की जो मायोकार्डियम जो लेयर है, मायोकार्डियम जो सेल है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, यानी कि स्मूथ मसल्स को मेंटेन करता है और क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन करवाता है, कैल्शियम। तो अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, टोन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम चैनल इन द हार्ट। अब क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल के साथ क्या करता है, या फिर कहे तो कैल्शियम रिसेप्टर के साथ क्या होता है, ये बाइंड अप होती है और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट की सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है कि कैल्शियम को अंदर नहीं आने देता, और जब कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आएगा तो सेल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। दिस कोज स्मूथ मसल्स टू रिलैक्स, और जब जो भी सेल है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, अब रिलैक्स करेगी। ओके, एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट इज एसिडोसिस, और एसिडोसिस बोले तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा यहाँ पर। ये क्यों होगा, जब हमने क्या लिया, डायूरेटिक्स लिया, तो डायूरेटिक्स लिया तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। अब बॉडी के अंदर क्या बचता है, हाइड्रोजन आयन बचता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाता है, तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसलिए कौन सी कंडीशन डेवलप होगी यहाँ पर, एसिडोसिस। और एसिडोसिस कौन सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन किडनी के थ्रू बाहर नहीं जा पाते हैं, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ही बॉडी से बाहर जा पाते हैं। हाइपरकैलेमिया। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एक ऐसी ड्रग्स है जो हाइपरवोलेमिया कोज करती है, हाइपरकैलेमिया कोज करती है। उसमें से एक डायरेटिक्स है, और डायरेटिक भी बोले तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स यूज ले रहे थे। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स लेते हैं तो ये पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो बढ़ा देती है और सोडियम के एक्सक्रीशन को, मतलब सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, यानी कि बॉडी से बाहर सोडियम को बाहर निकाले जाती है और पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करती है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसलिए हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, फटीग, थकावट। ओके,
थकावट क्यों देखने को मिला? जब हमने वेजोडाइलेटर दी तो वेसल्स क्या हो चुकी है? डायलेट हो चुकी है। तो डायलेट हो चुकी है तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो रहा है, प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है। सेल्स क्या हो रही है? अब वीक हो रही है, फटीग हो रही है, क्योंकि उनको ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पेशेंट को फटीग और वीकनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी प्रोड्यूस होता है जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज ले रहे हैं। उनमें से एक ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेंगे तो वो कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते हैं तो सेल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, सेल्स रिलैक्स हो जाती है। और जब एब्डोमिनल या फिर कहें तो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो जो भी हम खाना पीना खाएंगे तो उस इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, फूड एक्यूमुलेट होता जाएगा और क्या होगा? गैस फॉर्मेशन होगा, ब्लोटिंग देखने को मिलेगी। तो जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हेडेक एंड डिजीनेस। हेडेक इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रेन को यानी कि सेरिब्रल आर्टरी भी क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। और सेरिब्रल आर्टरी का जो डायमीटर होता है, ल्यूमन होता है, वो क्या होता है? कम होता है, नैरो होता है। ओके, तो वो क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। ठीक है, डायलेट होने के बाद ब्रेन को ब्लड सप्लाई अब ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हेडेक और यहाँ पर डिजीनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट इज़ हाइपोटेंशन। हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ ले रहे थे। ओके, अब कुछ अगर हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं किया और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते गए तो एक टाइम पे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो देखने को मिल सकता है, यानी कि हाइपोटेंशन कंडीशन देखने को मिल सकती है। रैशेस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पेशेंट को रिएक्शन कर सकती है, तो देने से पहले हम क्या करते हैं? एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, AST टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीकनेस, जैसे कि अभी नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी फटीग, उसी तरह ही क्या होता है? वीकनेस। ड्राई कफ एंड ड्राई माउथ। क्यों हुआ ये कंडीशन डेवलप? वो इसलिए हुई क्योंकि हमने क्या यूज़ लिया? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें से एक डायूरेटिक्स भी हमने यूज़ ले लिया था। डायूरेटिक्स क्या करती है? एक्सेस फ्लूइड को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है। तो कंडीशन डेवलप हो सकती है डिहाइड्रेशन के साथ साथ माउथ ड्राई भी हो जाता है और कफ कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है यहाँ पर। तो ये थे एडवर्स इफेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स किस कंडीशन में हम यूज़ लेते हैं? तो 3 कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। फर्स्ट, टू ट्रीट हाइपरटेंशन। सेकेंड, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। थर्ड वन दैट इज माइकार्डियल इन्फार्क्शन। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्यों यूज़ लेते हैं? उसमें एक ड्रग है डायूरेटिक। ओके, उसमें एक ड्रग है डायूरेटिक। डायूरेटिक ड्रग क्या करती है यहाँ पर कि जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड को हमने बाहर इसलिए निकाला ताकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम से कम पड़े। ठीक है जी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड था तो हार्ट की मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हार्ट के पास आ रहा था, तो हार्ट की मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ रहा था। तो हार्ट की मसल्स एक टाइम पे क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, और वीक हो जाती है तो कार्डियक आउटपुट वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है। ओके, हार्ट की मसल्स अगर वीक हो जाती है तो एक टाइम पे हार्ट की मसल्स काम करना छोड़ देगी, दैट इज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, वर्कलोड को कम करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, जिसमें से एक ड्रग है डायरेटिक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसी तरह से ही हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करने के लिए जब पेशेंट को एक कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो हम चाहेंगे कि ये कंडीशन परसिस्टेंट ग्रो ना करे। ओके, लगातार ये कंडीशन ग्रो ना करे तो हम क्या देते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें से एक डायरेटिक है कि जो भी ओवरफ्लूइड है ओके वो बॉडी से बाहर चला जाए, हार्ट के पास कम से कम फ्लूइड आए और हार्ट को क्या करना पड़े? कम से कम काम करना पड़े। और कम से कम काम करेगा तो हार्ट क्या रहेगा? रिलैक्स। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सीवियरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? कम। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि किस किस कंडीशन में हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को अवॉइड करना है। फर्स्ट दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो पेशेंट को अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकती है। हेपेटिक एंड रीनल डिस्फंक्शन, लीवर और किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है तो भी हमें इन ड्रग्स को अवॉइड करना है। ड्रग्स को देने से पहले हमें लीवर और किडनी के फंक्शन को असेस करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें अवॉइड करना है। अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन यूज़ ले रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का तो ये टेरेटोजेंसिटी कोज कर सकती है। और टेरेटोजेंसिटी अगर हुई
तो ऑर्गन फॉर्मेशन, जो बेबी है उसके ऑर्गन फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया, अगर ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल हाई है तो उस कंडीशन में भी हमें इन ड्रग्स का यूज़ नहीं लेना। दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नेक्स्ट दैट इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फर्स्ट रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, चेक वाइटल साइन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने से पहले और ड्यूरिंग एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट हम रेगुलर वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। वाइटल साइन में मोस्टली ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने के चांस हो सकते हैं। चेक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ओके, इन सब के लेवल को हम यहाँ पर असेस करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। चेक रीनल फंक्शन, रीनल के फंक्शन को भी हमें चेक करना होता है कि प्रॉपर यूरिन आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आस्क फॉर एलर्जिक हिस्ट्री, कि पेशेंट को किसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से तो एलर्जी तो नहीं है, या पहले किसी ड्रग से आपको एलर्जी रही हुई हो, इसके रिगार्डिंग हम पेशेंट से पूछेंगे। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, रेगुलर यूरिन आउटपुट को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कितना इनटेक हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, वो सब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। टेक डायरेटिक्स इन द मॉर्निंग, जितनी भी डायरेटिक्स हैं उन सबको हम मॉर्निंग में ही लेंगे। अगर मॉर्निंग में नहीं ले रहे हैं, इवनिंग में ले रहे हैं, नाइट में ले रहे हैं, जो पेशेंट की स्लीप है या जो भी एडीएल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, वो क्या हो जाती है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम डिस्टर्ब ना करें पेशेंट की एडीएल को, तो हम पेशेंट को मॉर्निंग में ही इन ड्रग्स को दे देते हैं। इन सब को करने के बाद जो भी डाटा हमने फाइंड आउट किए उन सबको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, फाइल के अंदर उन रिकॉर्ड की एंट्री कर देंगे। ये थी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के सेशन में हमने जाना कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव की टाइप्स या क्लासिफिकेशन कितनी है, और उन टाइप्स क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। उस निमोनिक को आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और उन सब के हमने एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसके बाद हमने जाना इंडिकेशन, और उसके बाद जाना हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद हमने जाना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।